Hello, everybody. This is Dr. Ayasamo. Welcome to my YouTube channel. And today we would be discussing about anatomy, histology, and physiology of the stomach. So, before proceeding to the actual lecture, हम लेक्चर में जाने से पहले सबसे पहले कुछ सवालात हमारे जहन में होने चाहिए ताकि उनके फिगर्स के थ्रू हम जवाबात ढूंढने की कोशिश करें। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो इपीथीलियम है ईसोफेगस का और जो स्टमक का इपीथीलियम है उसके दरमियान में क्या फर्क है। दूसरा सवाल, जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी कंपोजिशन क्या है। तीसरा सवाल, कितनी क्वांटिटी में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, राइट। चौथा सवाल, जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो जो फैक्टर चाहिए वो फैक्टर कौन से स्टमक के कौन से सेल से रिलीज होता है, और प्रोपल्जन क्या होता है, रिट्रोपल्जन क्या होता है, और जो पेप्सिन रिलीज होता है, एक तो पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है और पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म जो है उसका पेप्सिनोजन, वो पेप्सिनो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुइनल लाइपेज का फंक्शन क्या है। तो ये बेसिक सवालात हैं जिसके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारी इस एक्टिविटी का जो मकसद है वो है कि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए स्टमक की कि वो स्टमक कहाँ है। दूसरा, हमें उसकी हिस्टोलॉजी पता होनी, एनाटॉमी पता होनी चाहिए ताकि हम उसकी हिस्टोलॉजी को समझ सकें, और फिजियोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि स्टमक का एक्चुअली फंक्शन क्या है। तो स्टमक जो है हमारा, ये अगर आप उस पर नजर दौड़ाएं तो ये यूं आके फिर यूं हो जाता है। तो ये जो है स्टमक जो है वो जे शेप्ड का होता है। ये जे शेप्ड इनलार्जमेंट है हमारी जीआईटी ट्रैक्ट की। दूसरा, ये हमारा जो डायाफ्रेगम है एब्डोमिनल कैविटी का, उसके पीछे होता है, उसके पोस्टीरियर होता है। तीसरी पॉइंट कि ये ईसोफेगस को और ड्यूडिनम को कनेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडिनम। और चौथी पॉइंट जो है हमारी, ये इट सर्व्स एज अ, इसमें फूड जो है वो मिक्स होता है और फूड को जो है होल्ड करता है एज अ रिजर्वायर चैम्बर। जैसे डैम में पानी स्टोर होता है, ऐसे ही स्टमक में जो है वो हमारा फूड स्टोर हो सकता है। पांचवा पॉइंट, ये जो है वो ज्यादा फूल सकता है, डिस्टेंडेबल होता है पाइट, और क्योंकि ये ज्यादा फूल सकता है, फैल सकता है, इसलिए फूड की जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी जो है इसमें अकोमोडेट हो सकती है। और तीसरा, यहाँ ये जो है यहाँ पर हमारा जो स्टमक है उसमें प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो यहाँ से शुरू होती है, ईसोफेगस में नहीं होती। प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ से शुरू होती है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपको पता है कि वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहां पर सिलेवरी अमाइलेज होते हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। और दूसरा, जो हमारा हमारा जो फूड का जो बोलस आता है, वो बोलस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो स्टमक में। तो बेसिकली स्टमक के ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो स्टमक की जो है हमें एनाटॉमी देखनी चाहिए कि स्टमक है कैसा। तो स्टमक को अगर आप देखेंगे इस फिगर में, तो सबसे पहले ये जो है यहाँ से आता है हमारा ईसोफेगस। और अगर आपको ईसोफेगस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है तो हमारा प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ईसोफेगस के बाद यहाँ पर जो है ये लोअर ईसोफेजल स्टमक स्फिंक्टर है। जो ईसोफेगस से जो फूड आता है वो ईसोफेजल स्फिंक्टर से स्टमक के थ्रू इंटर होता है। तो इसकी जो एनाटॉमी अगर देखें स्टमक की, तो उसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं कार्डिया। तो ये जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं कार्डिया, जो पहला पोर्शन है। दूसरे पोर्शन को हम कहते हैं फंडस। ये हमारा
दूसरा पोर्शन है जिसको हम फंडस कहते हैं। अब कार्डिया जो है वो थोड़ा सा नीचे है और राइट की तरफ है, और जो अपना फंडस है वो उसके ऊपर है। ये सुपीरियर, फंडस सुपीरियर है और कार्डिया जो है वो इंफीरियर है। तो हम क्या कहेंगे कि कार्डिया इज इंफीरियर टू द फंडस और फंडस इज सुपीरियर टू द कार्डिया। तो ये फंडस है। उसके बाद जो है वो तीसरा पार्ट जो है वो आ जाती है बॉडी। तो ये स्टमक की जो है वो बॉडी है। और चौथा पार्ट जो है वो उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो बॉडी के बाद जो है वो हमारा ये पाइलोरिक पार्ट शुरू हो जाता है। अब इस पाइलोरिक पार्ट के अगर आप नजर डालेंगे तो उसके बेसिकली तीन स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, जहां से ये पाइलोरिक शुरू होता है, तो उस पहले पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम। तो और पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये इस एरिया को हम कहेंगे पाइलोरस। ये एरिया जो है पाइलोरस। तो पाइलोरस और पाइलोरिक एंट्रम के दरमियान का जो एरिया है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। तो ये इसकी एनाटॉमी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा यूं बेंट है या कर्वेचर है, तो क्योंकि ये साइज में छोटा यूं मुड़ता है, थोड़ा सा मुड़ता है, तो इसे हम कहते हैं लेसर कर्वेचर। और ये जो है थोड़ा ज्यादा बेंट होता है या ज्यादा मुड़ता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और इसको जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसका जो म्यूकोजा एक्चुअली सीक्रेट करती है, उसे हम म्यूकोजा कहते हैं। और ये जो है जहां से फूड जो है लिक्विड शेप में या काइम शेप में जो है ड्यूडिनम में जाता है, तो वहां पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिस स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। अब चलते हैं हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक पे। तो हिस्टोलॉजी में सबसे पहले हमने पहले पढ़ा है, हमारा जो पिछली जो अगर आप प्रीवियस हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिस्टोलॉजी को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट इज समहाउ डिफरेंट, क्योंकि हर स्टमक के हर ऑर्गन का क्योंकि फंक्शन डिफरेंट होता है। तो फंक्शन इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो इसोफेगस के जो लेयर्स हैं उसमें भी है, और जो हमारे स्टमक के लेयर्स भी हैं तो उसमें भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहला बाहर आउटर लेयर, ये वाला जो लेयर है, उससे हम कहेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ सरोसा। तो ये जो है वो सरोसा का है। तो सरोसा बेसिकली सबसे लास्ट वाला लेयर जो है वो सरोसा है। सबसे अंदर वाला लेयर जहां पर फूड स्टोर होता है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। तो सरोसा जो है हमारा ये स्क्वायमस एपिथेलियम का बना होता है और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब इस सरोसा के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो मस्कुलरस है। मस्कुलरस के बाद म्यूकोजा आ जाता है, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा आ जाता है, सॉरी, और सब म्यूकोजा के बाद म्यूकोजा आ जाता है। सरोसा, मस्कुलरस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। अब सरोसा के बाद का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं मस्कुलरस। तो ये बिल्कुल छोटी सी जो ये व्हाइट वाली लेयर है, ये जब खत्म होती है तो हमारा मस्कुलरस शुरू हो जाता है। इसोफेगस का मस्कुलरस सिर्फ दो चीजों का बना होता है, एक सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल। लेकिन स्टमक का जो मस्कुलरस है वो तीन चीजों का बना होता है। एक तो उसे हम पहली लेयर को कहते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल्स। जो उसके दरमियान वाली जो है उसे हम कहते हैं मिडिल सर्कुलर लेयर, और इनर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। और उसके बाद जो है ये जो है इसको हम ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। इसे हम सर्कुलर क्यों, ये ऑब्लिक शेप की होती है, यहाँ स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, ये सर्कुलर सेल्स की बनी होती है, और ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स की बनी होती है। इसे हम इसलिए ये कहते हैं। और उसके बाद मस्कुलस के बाद फौरी बात शुरू हो जाता है सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा जो है वो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें आर्टरीज भी आ जाती हैं, वेन्स भी आ जाती हैं, और लिम्फेमेटिक वेसल्स भी आती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर शुरू होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा।
ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूकोजा का। अब म्यूकोजा जो है उसके स्ट्रक्चर पर अगर हम नजर डालें तो ये यहाँ पर जो ल्यूमेन है, यहाँ बिल्कुल जो इनर ट्यूब होती है स्टमक की, उसमें जो है वो म्यूकोजा के गैस्ट्रिक पिट्स खुलते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स इसलिए खुलते हैं ताकि जो सीक्रीशंस हैं म्यूकोजा की वो उसमें चली जाए। तो ये जो है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स के बिल्कुल करीब ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सरफेस म्यूकस सेल्स। और उसके बाद जो है म्यूकस सेल्स की एक और किस्म है जिसे हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स। ये बिल्कुल ऊपर होते हैं और ये थोड़ा सा इनके नीचे होते हैं जिसे हम म्यूकस नेक सेल्स कहते हैं। और उसके बाद आप अगर देखें तो इस पर जो है वो ये म्यूकस सेल्स के बाद लेमिना प्रोप्रिया है, इस लेयर को हम लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। और यहाँ पर म्यूकस नेक सेल्स के बिल्कुल नीचे ये पेराइटल सेल्स होते हैं। और पेराइटल सेल्स के बाद जो है हमारे चीफ सेल्स होते हैं। चीफ सेल के बाद हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर हैं आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इनको हम जो है वो जी सेल्स कहते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये हिस्टोलॉजी है ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक स्टमक के किसी हिस्से को अगर काट के आप माइक्रोस्कोप पे उसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो उसकी हिस्टोलॉजी आपको 180 पावर के लाइट माइक्रोस्कोप पे अगर उसको आप स्टेन करेंगे किसी डाई के साथ तो आपको ऐसे नजर आएगी। और इससे बिल्कुल आपको इस स्ट्रक्चर को अगर आप जहन में रख के इसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे सेल्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो हैं ये चीफ सेल्स हैं, ये पेराइटल सेल्स हैं, ये म्यूकोजल नेक सेल्स हैं, और ये जो है सरफेस म्यूकस सेल्स हैं। ये आपको गैस्ट्रिक पिट्स नजर आएंगी जहाँ से सीक्रेशन डायरेक्टली ल्यूमन में जाती है। तो दिस इज ओवरव्यू ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक। तो इसको अगर इस पोर्शन को हम थोड़ा अगर हम इलस्ट्रेट करें तो इलस्ट्रेशन कुछ यूं बनेगी। तो ये जो सेल्स हैं ये अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू करेंगे जो है वो वहाँ अगर आपको ये ऐसे सुराख नजर आएंगे जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं जहाँ से, और ये म्यूकस सेल्स हैं जहाँ से आपको ये सीक्रेशंस जो हैं वो डायरेक्ट स्टमक के ल्यूमन में चली जाएंगी। उसके बाद जो है अगर आप सेल्स का जायजा लें तो यहाँ पर आपको इस टाइप के सेल्स को हम सरफेस म्यूकस सेल्स कहते हैं। सरफेस म्यूकस सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो है ये दूसरे सेल टाइप के सेल्स जो हैं उसको हम म्यूकस नेक सेल्स कहते हैं, जो वो भी जो है वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो सेल्स होते हैं ये वाले सेल्स जो हैं इसको हम पेराइटल सेल्स कहते हैं। पेराइटल सेल्स जो हैं वो HCl सीक्रेट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं। तो रिमेंबर पेराइटल सेल्स का सेल से सिर्फ HCl सीक्रेट नहीं होता, लेकिन वहां से इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है। उसके बाद हमारे जो है वो चीफ सेल्स होते हैं। चीफ सेल्स जो हैं वो पेप्सिनोजिन और पेप्सिन सीक्रेट करते हैं। और उसके बाद जो है हमारे जी सेल्स होते हैं, जो जी सेल्स हमारे गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन है और गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? वो एक्चुअली पेराइटल, ये गैस्ट्रिन हार्मोन से जी सेल्स से गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट होके कहाँ पर जाता है? पेराइटल सेल में जाता है, पेराइटल सेल के सरफेस पे, और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो जो है वो HCl सीक्रेट करे ताकि जो है वो प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन का अमल शुरू हो जाए। और फिर कॉन्ट्रैक्ट द लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर जो हमारा है उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है क्योंकि फूड जो है वो वहां से स्टमक से फूड जो है वो इसोफेगस से अपना स्टमक में आता है और उसकी जो है उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली आपको जो सेल्स हैं उसका ओवरव्यू दिया। तो सरफेस म्यूकस सेल, उनका काम क्या है? वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं और म्यूकस हमें हेल्प करता है जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में या फूड की जो है मोटिलिटी में।
और फूड को ज़्यादा कायम बनाने में। और इसका और फंक्शन क्या है, म्यूकस या सरफेस सेल्स क्या आते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो वाटर की, आयरन की और फैटी एसिड की जो है वो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। और पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करवाते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, क्योंकि वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में काम आता है और प्लस में वो हमें आरबीसी जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी काम आता है। और HCl सीक्रेट करता है। और HCl का काम क्या है, ये जो फूड में जो माइक्रोब्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं उसको किल करने में काम आता है, प्रोटीन की डाइजेशन में काम करता है। और प्लस में ये जो चीफ सेल्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन सीक्रेट करते हैं, उसको पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए भी HCl जो है वो काम आता है। और पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए सीक्रेट होता है क्योंकि अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में अगर पेप्सिन सीक्रेट होगा तो पेप्सिन इस अपने ही सेल्स के प्रोटीन्स की डाइजेशन कर देगा और ये सेल जो है वो डाई हो जाएगा या मर जाएगा। तो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो है बेसिकली उसकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन जो है उसमें आयंस होते हैं, वाटर होता है, प्लस में उसमें जो है वो म्यूकस होता है, हार्मोन्स होते हैं और पैराइटल सेल्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं हमारे, जैसे कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये इनमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं और एक एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। तो चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, म्यूकस सेल्स और सरफेस म्यूकस सेल्स, ये जो हैं वो हमारे एक्सोक्राइन इन नेचर है। और जी सेल क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट करता है तो ये एंडोक्राइन इन नेचर है। ठीक है, तो डेली जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है हमारे स्टमक से वो 2000 ml से लेके 3000, तो 2 to 3 लीटर्स पर डे सीक्रेट होता है। तो ये तो हो गया हमारा जो है सेल्स, उनमें क्या सीक्रेट होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। दूसरा जो है दो किस्म की डाइजेशन होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है और एक केमिकल डाइजेशन होती है। तो फूड जैसे ही इंटर होता है हमारे स्टमक में, तो आफ्टर स्टमक एंट्री ऑफ द फूड इनटू द स्टमक, एवरी 12 to 15 सेकेंड्स के बाद एक पेरिस्टाल्सिस की वेव जो है ऑब्जर्व होती है, किसमें, फंदस में। फूड जैसे इंटर हुआ तो फंदस में कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो फंदस में कंट्रैक्शन जो है वो शुरू होने के बाद जो है एक और प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम प्रोपजल कहते हैं। प्रोपजल का मतलब क्या है कि पेरिस्टाल्सिस वेव जो है वो मूव करती है जो फूड जो है उसको थ्रू द, पहले फूड आया यहाँ पर, फिर फंदस में जो है पेरिस्टाल्सिस वेव हुई, कंट्रैक्शन हुई, कंट्रैक्शन के बाद फूड बॉडी में आएगा और बॉडी के बाद फूड कहाँ चला जाएगा, एंट्रम में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपल्जन, क्योंकि फूड प्रोपेल हो रहा है, फूड को धकेला जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। और रिट्रोपल्जन का मतलब है कि फूड को जो है वो उल्टे प्रोसेस में धकेला जा रहा है, उसको हम कहते हैं फूड रिट्रोपल्जन। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो फूड जो फंदस से बॉडी से होता हुआ जब हमारे एंटरम पार्ट में दाखिल, पाइलोरिक एंटरम में दाखिल होता है, तो फूड अभी जो है वो ड्यूडिनम में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर नहीं है। उसको वो उसमें कुछ सेमी सॉलिड फूड भी है, क्योंकि इस ड्यूडिनम को सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिक्विड फॉर्म में फूड चाहिए। तो ये क्या करेंगे, फिर स्टमक इसको क्या करेगा, रिट्रोपल्जन के थ्रू ये इस फूड को ऊपर धकेल देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तब जब तक फूड का एक मुकम्मल लिक्विड ना बन जाए। तो उस लिक्विड को जो हम कहते हैं उसे हम कायम करते हैं। तो फूड जो है वो बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कायम करते हैं। तो कायम जो है वो स्टमक से जब ड्यूडिनम में जाता है तो उससे हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पिटाइम। तो ये क्या कहता है, गैस्ट्रिक चैम्बर जो है हमारा या स्टमक जो है वो एम्पिटी हो रहा है। तो गैस्ट्रिक एम्पिटाइम जो है वो
बहुत स्लो प्रोसेस होता है और उसमें सिर्फ एक वक्त पे 3 ml का जो कायम है वो नीचे जाता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। बाकी जो है उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl जो है वो बॉडी से कैसे प्रोड्यूस होता है। HCl की प्रोडक्शन का जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ये कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको इस की को देखना होगा। ये की जो है इस की को हम कहते हैं प्रोटॉन पंप HK-ATPase और ये जो है हमारा पोटेशियम आयन का चैनल है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ और Ca जो है वो इट इंडिकेट्स कार्बो एनहाइड्रेटिक एंजाइम और ये जो है एरो हमारा जाहिर करता है डिफ्यूजन को। और ये दो एरो जो है जो अपोजिट डायरेक्शन में है इसे हम कहते हैं HCOCl एंटीपोटर। ये अगर सेम डायरेक्शन में होते तो इसे हम कहते हैं सिम्पोर्टर। अगर ये एंटी पैरेलल हैं तो इसे हम कहते हैं ये एंटीपोटर है। ठीक है, अब हम आते हैं ये हमारा इस सेल को सेल मेम्ब्रेन को इस सेल को हम कहते हैं पेराइटल सेल। अब पेराइटल सेल जो है हमारा वो यहाँ पर हमारे स्टमक में लोकेटेड है। अब स्टमक में जो पेराइटल सेल होता है वो इट इज आल्सो इज इन कांटेक्ट विद द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और इंटस्टिशियल फ्लूइड और जो है वो उसमें होता है। तो ये पेराइटल सेल्स जो होते हैं उनमें वाटर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बो एनहाइड्रेज एंजाइम तो क्या करते हैं ये आपस में मिलके जो है वो सोडियम कार्बो एनहाइड्रेज बनाते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो ये जब बन जाता है तो उसके बाद जो है वो H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 जो फॉर्म इज कार्बोनिक एसिड, सॉरी दिस इज कार्बन H2O वाटर और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के एक्शन के नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और जब कार्बोनिक एसिड जो है उसकी जो है वो अगर फर्दर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन बनते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो उस पर प्लस का साइन होता है और हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं उसे हम जो है उस पर नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका एक्सचेंज कैसे होगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो आउट हो जाएंगे और जो क्लोरीन हमारे इंटस्टिशियल फ्लूइड में वो इन हो जाएगी। तो दिस इज द एंटीपोटर मैकेनिज्म के तहत ये हो जाती है। वाटर और कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो है वो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और कार्बोनिक जो है बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ल्यूमेन में जाएंगे। जब वो ल्यूमेन में जाएंगे तो एक जो है वो बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेगा और क्लोरीन जो है वो अंदर आएगा। तो क्लोरीन फिर जो है वो इस चैनल के थ्रू जो है वो आउट होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस चैनल के थ्रू हाइड्रोजन पंप के थ्रू जो है, क्योंकि इस मैकेनिज्म को जो है वो एटीपी चाहिए तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारे जो है वो आउटसाइड जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है और इनसाइड जो है हमारा जो है वो पोटेशियम जो है वो कम है। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है HCl H आयन जो है आउट हो जाएगा और ये जब आपस में मिलेंगे तो HCl बन जाएगा। तो दिस इज द ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक। तो यहाँ पर पेराइटल सेल से जो है वो हमारी HCl सीक्रेट होने का मैकेनिज्म कंट्रोल कैसे होता है। ये मैकेनिज्म बेसिकली 3 तरह के सेल्स से कंट्रोल होता है।
जो पहला है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन आता है, और दूसरा हमारे जी सेल्स जो हैं, जी सेल से हमारा गेस्टिन आता है, और हमारा जो लेमिना प्रोप्रिया है हमारे स्टमक का, स्टमक के जो लेमिना प्रोप्रिया है ये जो है इस यहाँ पर मास्ट सेल्स होते हैं जो हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, तो वहाँ से हिस्टामाइन आता है। और ये जब पेराइटल सेल्स के रिसेप्टर्स पे जब एक्ट होते हैं तो उसके बाद जो है वो पेराइटल सेल को ये स्टिमुलेट करते हैं कि जी अब आप जो है वो फूड आ गया है, काइम बन गया है, और जो है इस काइम में जो है वो प्रोटीन्स भी हैं, और जो है वो आपको इसमें माइक्रोब्स भी हो सकता है हो, तो आपको जो है वो इसको HCl प्रोड्यूस करें ताकि माइक्रोब्स मर सकें और प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन शुरू हो जाए। और उसके बाद जो है हमारा पेप्सिनोजिन भी इस काम में है, क्योंकि पेप्सिनोजिन भी रिलीज हुआ है, तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करें ताकि पेप्सिन जो है वो जाके प्रोटीन को तोड़ दे। तो ये सीक्रेट होता है। जो हिस्टामाइन है ये सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन जो है ये बोथ आर सफिशिएंट टू स्टिमुलेट द पैराइटल सेल्स टू सीक्रेट द HCl, और हिस्टामाइन जो है वो जो है इस एक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करता है, और ये रिसेप्टर जो है जहाँ पर हिस्टामाइन एक्ट होता है इसे हम कहते हैं H2 रिसेप्टर, और ये H2 रिसेप्टर जो है विच इज़ वेरी मच for for the attachment of the histamine, और H1 receptor जो हैं they are responsible for certain allergic reaction में उनका रोल होता है। तो this was about the mechanism of production of HCl और how HCl secretion is controlled। तो एसिटाइलकोलिन पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को टू प्रोड्यूस द HCl, और उसका इफेक्ट जो है इनहांस करने के लिए हिस्टामाइन भी उनकी हेल्प करता है। तो दिस वाज अबाउट द स्टमक का की हिस्टोलॉजी क्या है। स्टमक की जो है हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी के बाद हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी, हिस्टोलॉजी के बाद जो है हमने उसके बिल्कुल एक एक सेल्स का जो है वो जायजा लिया कि किस सेल से क्या प्रोड्यूस होता है और उसका फंक्शन क्या है, उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, HCl जो है स्टमक से कैसे प्रोड्यूस होता है, और एपिकल जो है HCl की जो है वो रेगुलेट कैसे होता है। अब मेडिकल कंडीशन जो है इसके साथ रिलेटेड है वो है कि एक होता है पायलोरोस्पाज्म और दूसरा होता है पायलोरिक स्टेनोसिस। तो पायलोरिक स्पैज्म जो है वो जो स्मूथ मसल फाइबर का स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। इसकी वजह से फूड जो है वो हमारा ड्यूडिनम स्टमक से जो है वो ड्यूडिनम में नहीं पहुंचता, वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जो स्फिंक्टर हमारा स्टमक का जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो रिलैक्स नहीं होता। इसकी वजह से हमारे स्टमक से फूड जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं जाता, और क्योंकि फूड इंटेस्टाइन में नहीं जाता तो स्टमक हमारा जो है वो फुल हो जाता है फूड से, और इसके नतीजे में हमें उल्टी आती है और हम वॉमिट करके फूड को जो है वो निकाल देते हैं। और पायलोरोस्पैज्म जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं जो उसको रिलैक्स, जो स्मूथ मसल का जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करने में मदद देती हैं ताकि फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो सके। और पायलोरिक स्टेनोसिस जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है पायलोरिक स्फिंक्टर, और उस अगर वो नैरो है तो उसकी करेक्शन इसी सर्जिकली होगी, उसको थोड़ी सर्जरी करके थोड़ा काट के उसको सही करेगा। तो दिस वाज अबाउट स्टमक। हमने स्टमक की हिस्टोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी, हिस्टोलॉजी पढ़ी और स्टमक की फिजियोलॉजी पढ़ी। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स हमें ज़रूर दें कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसे लगा। इस लेक्चर को बनाने में के लिए मैंने गूगल से, विकीपीडिया से, हेल्थ लाइन से, पबमेड से कुछ रेफरेंसेस रेफर किए थे, और बुक्स जो हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी बाय जेराल्ड जी टाटोरा के लिए और प्लस में मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गार्टन एंड हॉल को भी मैंने रेफर किया। ये लेक्चर्स MBBS स्टूडेंट्स के लिए
फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत मुफीद है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।